हमारा आज की क्लास का प्लान जो है वो हम पास पेपर्स के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। और इससे होगा क्या, एडवांटेज क्या है। देखो, एमसीक्यूज में किसी एक स्पेसिफिक एरिया से तो सवाल आता नहीं है। एमसीक्यू में पूरे एफआर से कहीं भी सवाल आ सकते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी हद तक अपने किट के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर चुके हैं एमसीक्यूज वगैरह के, तो पास पेपर आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया होंगे। तो जितने भी मैक्स 610 तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवा दूं एमसीक्यूज। और ये करके हम हर एरिया को हमें रिकॉल हो जाएगा। और फर्दर वर्क और फर्दर ये कि जब हम नेक्स्ट क्लासेस में अपने जब एक्सेल पे प्रैक्टिस करने जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की, फाइनल अकाउंट के या कंसोलिडेशन के या कैश फ्लो के, तो उससे पहले हमारे सारे ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज में हर तरह के हम टॉपिक कवर करके अपने सारा कुछ रिवाइज करके फर्दर जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें हम फाइनल अकाउंट या कंसोलिडेशन या जो सेक्शन सी का एरिया वो अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमें एक्चुअली हेल्प मिलेगी। तो अपने पास हेडिंग मार्क कर लें, एफआर एमसीक्यूज प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, ये प्योरली पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन। हमारे पास जो सबसे पहले पास्ट पेपर है, दैट इज, मैं रेफरेंस मार्क कर रहा हूं, स्पेसिमेन एग्जाम। और ये है स्पेसिमेन एग्जाम था जी, ये दिसंबर 2014। उस वक्त का पेपर पैटर्न डिफरेंट था, तो उस टाइम के जो पेपर थे उसमें 20 एमसीक्यूज आते थे हर पेपर में। तो ये जो पुराने पास पेपर थे इसमें हमें 5 सवाल एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। अभी हमारे 15 सवाल आते हैं सेक्शन में, और वहां पे हमारे पास 20 क्वेश्चंस आते थे। तो ये हमारा जो स्पेसिमेन एग्जाम दिसंबर 14 का है, ये हम जरा अपने पास ओपन कर लेते हैं। स्पेसिमेन एग्जाम एप्लीकेबल फ्रॉम दिसंबर 14। इसमें हम अगर सेक्शन ए की बात करें तो लिखा है कि जी ऑल 20 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड मस्ट बी अटेम्प्टेड। ये सेक्शन ए एक्चुअली अबाउट है एमसीक्यूज के बारे में। तो जरा आगे देखिएगा क्या कह रहा है। प्लीज, ईच क्वेश्चन इज वर्थ 2 मार्क्स। मार्किंग स्कीम सेम है, थी उस वक्त भी और अभी भी। हमारे पास जो सेक्शन ए में एमसीक्यूज आते हैं वो 15 नंबर, तो आपके 15 एमसीक्यूज होते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो 30 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे भी जितने भी सवाल होंगे उनके भी जो मार्किंग स्कीम है 2 मार्क्स पर एमसीक्यू है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 अगर डिस्कस करना स्टार्ट करें, कह रहे कि जी देखें, आपको इफेक्टिवली मैं एक और चीज बताऊं कि हम जितने भी ये क्वेश्चंस करेंगे, बेशक वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो या आपके पास अल्लाह भला करे कोई कैलकुलेशन का सवाल है जो एमसीक्यू में, तो इसका टाइम एलोकेशन हम कितने मिनट में हमें ये करना चाहिए, को बता सकते हैं कितने मिनट में ये होना चाहिए। मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था, टोटल पेपर अगर आपका 60 इंटू 3 आवर्स 180 मिनट्स का है, तो इस 180 मिनट्स को आप किससे डिवाइड कर दें, 100 से, तो 1.8 मिनट्स पर मार्क। ये कितने नंबर का सवाल है, तो कितना हो गया ये टोटल टाइम, 3 तो मैं 3.6 की बजाय मैं 3 मिनट्स का टाइम रखूंगा हर सवाल के लिए। इसमें मे भी पॉसिबल कोई ऐसा सवाल है जो आपका 1 मिनट के अंदर भी हो जाए, और कोई ऐसा क्वेश्चन भी जिसपे आपको 4 से 5 मिनट भी लगते हैं, तो आपका टाइम इस तरीके से मैनेज हो रहा होता है। लेकिन इफेक्टिवली हमने जो यहाँ पे सारी प्रैक्टिस करनी है, वो हम अपने हर एमसीक्यू पे आपको मैं कितना टाइम एलोकेट करूंगा, 3.6 मिनट्स एलोकेट करूँ, राइट। तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि हम ये आज जो आप हमारी जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सीटिंग अरेंजमेंट भी हमारे इस हिसाब से कि हम फोकस होकर काम करें, हमारे साथ कोई ना बैठा हो, डिस्टर्ब कोई ना करो, हम जो भी हम सवाल हमारे सामने उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ये तो हमने एक डिस्कस किया कि एक सवाल पे हम कितना टाइम एलोकेट करेंगे। अच्छा, जरा पहला सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने पास ये रेफरेंस मार्क कर लें, जो भी है एफआर एमसीक्यूज प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स, और पहला जो हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं दैट इज स्पेसिमेन एग्जाम दिसंबर 14 के क्वेश्चंस हमारे सामने, राइट। इसमें पहला जो आपके पास सवाल है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी कैपिटलाइज्ड विद इन द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट। किससे रिलेट करता है ये सवाल, एमसीक्यू पढ़ के क्या समझ में, आईएएस 16 की इनिशियल मेजरमेंट से ये क्वेश्चन पर्टेन करता है। और इसमें कह रहे हैं कि भाई इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होता है जो कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होना चाहिए।
cost of transporting the plant to the factory, cost of installing new power supply required to operate the plant, a deduction to reflect the estimated residual value, cost of a 3-year maintenance, cost of a 3-week training course for staff to operate the plant. अब इसमें हमने करना क्या है, आप अपने सामने अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मार्क करने पड़ेगा, जो भी आपको समझ में आ रहा है मार्क करना, फिर मैं एक साथ आपको डिस्कस करूंगा। जी क्या आंसर है जी क्वेश्चन 1 का? ए जी, हाँ भाई लड़के, ए मुर्तजा, ए वेरी राइट। क्यों ए है? इसमें हमसे पूछा था कि कैपिटलाइज कौन कौन सी चीज होती है, तो कैपिटलाइज में एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दी प्लांट टू फैक्ट्री जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है, एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दी प्लांट। हमने कहा था कोई भी ऐसा एसेट जिसको वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंस किया जाए दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंस। तो ये हो गया आपके पास 1 एंड 2। फिर कह रहे डिडक्शन टू रिफ्लेक्ट, तो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू तो डेप्रिसिएशन में माइनस की जाती है। और 4 में कह रहे कॉस्ट ऑफ 3-year मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई जो ईयर ऑन ईयर होने वाला एक्सपेंस होता है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। नंबर 5 कह रहे कॉस्ट ऑफ अ 3-week ट्रेनिंग कोर्स, तो ट्रेनिंग में आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे ट्रेनिंग हमेशा एक रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। वेरी राइट, आप लोगों का बिल्कुल आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर इज ए। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। रिमेंबर क्वार्टाइल कंपनी का हमने क्वेश्चन भी किया था, रेशियोज में हमने क्वार्टाइल कंपनी की कुछ कैलकुलेशंस सीखी थी। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि क्वार्टाइल इज इन द ज्वेलरी रिटेल बिजनेस व्हिच कैन बी अज्यूम टू बी हाईली सीजनल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 13। क्वार्टाइल का ईयर एंड क्या जी? 30 सितंबर 13। क्वार्टाइल assess its operating performance by comparing selected ratios with those of its business sector average as provided by an agency. You may assume that business sector use the agency is an accurate representation of Quadral business. यानी कि दोनों सेम इंडस्ट्री है, जो इसको बिजनेस सेक्टर मिले बिल्कुल उस जैसा क्वार्टल का बिजनेस है। अब रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मे इनवैलिडेट द कंपैरिजन फॉर क्वार्टल्स रेशियो विद दोज ऑफ सेक्टर एवरेज। लिमिटेशंस के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि भाई ये लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं इस तरह के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन द करंट ईयर क्वार्टल हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट राइजिंग कॉस्ट फॉर इट्स परचेजेस। इससे हमें समझ में नहीं आ रहा, ओके फाइन आगे देखते हैं। हमें तो इनवैलिडेट देखना है कि कहाँ पे क्वार्टर का बिजनेस को जब हम कंपेयर कर रहे हैं सेक्टर एवरेज से, तो हमारे कहाँ पे लिमिटेशंस है रेशियो एनालिसिस। नंबर 2 में कह रहा था सेक्टर एवरेज फिगर्स आर कंपाइल्ड फ्रॉम कंपनीज whose year end is between 1st July 14 to 30th September 14। आप एक चीज नोट करो, जो हमें सेक्टर एवरेज मिले उनके रिजल्ट डिफरेंट कंपनीज के रिजल्ट्स हैं और वो कहां से कहां तक के हैं। किसी का 1 जुलाई 14 है, किसी का अगस्त 14 हो सकता है, सितंबर हो सकता है, यानी कि डिफरेंट ईयर एंड्स है। और हमारी कंपनी का ईयर एंड डेट इज, तो हम भाई सेम ईयर एंड नहीं है, मे बी अगले 1 महीने में या 2 महीने में ऐसा कुछ सीजनल इफेक्ट आ गया हो। क्यों यहाँ क्या लिखा था? हाईली सीजनल। तो भाई अगर सेम ईयर एंड नहीं है और हम कंपेयर कर रहे हैं बैठ के, ये तो मैं आपको वैसे भी बता चुका था, ये हमारी लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस। एक तो ये हो गया। Number 3, Quartile does not revalue its properties, but is aware the other entities in this sector do। दूसरी कंपनीज अपने नॉन करंट एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर चलती है, लेकिन ये क्वार्टल रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करती। तो भाई मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेशंस, इनके डिफरेंस की वजह से भी रेशियोज के रिजल्ट डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इस वजह से भी कि हम अपने एसेट्स को रिवैल्यू नहीं करते और सेक्टर एवरेजेस रिवैल्यू करते हैं, तो हमारा जो एक कंपैरिजन है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। राइट, पॉसिबल आंसर्स देखने होते हैं आप। Number 4, during the year Quartile discovered an error relating to inventory count of 30 September 13। This error was correctly accounted for in the financial statement। ये तो भाई ये पूरी स्टेटमेंट तो इसके अपने बिजनेस से रिलेटेड है, इसमें तो कंपैरिजन आ ही नहीं रहा। स्टेटमेंट 1 एंड लास्ट स्टेटमेंट 1 एंड 4 प्योरली इसके अपने क्वार्टर के अपने बिजनेस से रिलेट करता है। हमें यहाँ पे इन कंपैरिजन में बात करनी है। तो हमारे जो ऑप्शन मिले 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 किस ऑप्शन का पार्ट है? पार्ट ऑप्शन सी का पार्ट। याद है? क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following criticisms does not apply to the historical cost accounts during a period of rising prices? A, they contain mixed values, some items are at current values, some at out of date values. B, they are difficult to verify as transaction could have happened many years ago. They understate assets and overvalue profits.
they overstate gearing in the statement of financial position. Now you have 2.5 minutes. दोबारा से पढ़े requirement. Which of the following criticism does not apply? किस पे अप्लाई नहीं होते? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट पे. किस वक्त? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ, जब इन्फ्लेशन हो रही है. आसान अल्फाज में बोलूं, जब इन्फ्लेशन हो रही है, राइजिंग प्राइसेस. इनमें से कौन सा ऑप्शन अप्लाई नहीं होता? अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में, और ये भी माइंड में रखना है. कह रहे कि दे कंटेन, अब हमने पहले तो क्रिटिसिज्म देखना है ये हो रहा है इस पे अप्लाई या नहीं हो रहा. जो नहीं हो रहा वही आंसर होगा हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म्स, एक भी आंसर हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. आपने बहुत केयरफुली काम करना है ऐसे क्वेश्चन. दे कंटेन मिक्स्ड वैल्यूज, सम आइटम्स आर एट करंट वैल्यूज, सम एट आउट ऑफ डेट वैल्यूज. क्या ये क्रिटिसिज्म अप्लाई होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे? कुछ एसेट्स हमारे पास जो रिसेंटली एक्वायर्ड होते हैं वो तो करंट वैल्यूज पे होते हैं, लेकिन अगर जो आज से 8 साल पहले 10 साल पहले हमने एसेट एक्वायर किया तो अपनी ओल्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा और उसी पे डेप्रिशिएट हुआ होगा और आज तक बुक वैल्यू पे आया होगा. तो क्रिटिसिज्म अप्लाई होता नहीं होता? राइजिंग प्राइसेस में कुछ एसेट्स को हम जो अभी रिसेंटली एक्वायर किए हैं वो करंट मार्केट वैल्यूज पे होंगे, और जो पहले एक्वायर किए वो कॉस्ट अपनी पुरानी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगे, और कॉस्ट छोड़ो वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे क्योंकि हर साल डेप्रिशिएट भी तो हुए होंगे. ये अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है. They are difficult to verify as transaction could have happened many years ago. यार ये अप्लाई नहीं होता. करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी. भले यार प्राइसेस बढ़ रही हो, कम हो रही हो, तो जो एसिड हिस्टोरिकल कॉस्ट पे है, क्या हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हमने कितने का खरीदा था, कब खरीदा था, कितनी लाइफ थी, कितना डेप्रिशिएट किया, तो पूरा अकाउंट तो चल रहा होता है उसका. तो ये क्या बात है अजीब सी कर रहे हैं. दे आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई एज अ ट्रांजैक्शन कुड हैव हैपेंड मेनी इयर्स अगो. कह रहा है हमने 15 साल पहले एसेट खरीदा था, हम उसका वेरीफाई नहीं कर. अभी क्यों नहीं वेरीफाई कर सकते भाई? हर एक चीज का ट्रैक चल रहा होता है. ये कैसा क्रिटिसिज्म है? ये तो इनवैलिडेट क्रिटिसिज्म है. ये तो ये क्रिटिसिज्म तो अप्लाई नहीं होता. आगे देखो. दे अंडरस्टैंड एसेट्स एंड ओवर वैल्यू प्रॉफिट्स. अब जरा गौर करना. अगर एक एसेट, इधर देखो भाई, प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं लेकर चल रहे होते, हम एसेट को लेकर चल रहे होते रीवैल्यू पे. तो हम प्राइसेस बढ़ रही है तो हमारे एसेट की वैल्यू भी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे एसिड की वैल्यू क्या हो रही है? कम, अंडरस्टेड हो रही है. और हमें ये भी पता है कि एसिड, अब देखो सोचना कैसे, एग्जामिनर कैसा सवाल उठा के देता है. जब एसिड की वैल्यू कम होती है तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी क्या हो रहा था? एक्सपेंस बढ़ रहा होता है तो प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होते तो प्रॉफिट, तो जब भी तो लिखा था एंड ओवर स्टेट प्रॉफिट. ये क्रिटिसिज्म भी अप्लाई होता है. लास्ट, दे ओवरस्टेट गियरिंग इन द स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन. गियरिंग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक तरफ एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही होती है. गियरिंग का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी या डेट अपॉन इक्विटी, राइट? तो हमारी जो जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ नॉन करंट एसेट्स होती है. अगर हम एसेट्स की करंट वैल्यूज नहीं ले रहे तो अल्टीमेटली हमारी इक्विटी में भी फर्क पड़ रहा है ना. आपकी इक्विटी कम हो रही है तो आपकी गियरिंग बढ़ेगी. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ज्यादा क्लियर है? ओके, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 4. मेरे साथ जरा सवाल पढ़ लें, फिर अटेम्प्ट करने का टाइम दूंगा आपको. ये कैलकुलेशन एरिया आ गया, आप यहीं पे सॉल्व भी कर रहे होंगे अपने पास, राइट? नंबर 4. D's year end is 30th September 14. Noted. D commence the development stage of a project. Development stage से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि कौन से IAS का सवाल हो सकता है? 38 का. D commence the development stage of a project to produce a new pharmaceutical drug on 1st Jan 14. Year end date is 30th September और इसने किस दिन डेवलपमेंट स्टार्ट की थी? 1st Jan. Expenditure of 40,000 per month was incurred until the project was completed on 30th June 14. When the drug went into immediate production, the directors became confident of the project's success on 1st March 14. अब देखो कितनी सारी डेट दी है. पहले ईयर एंड डेट बताया, फिर कमेंसमेंट डेट बताई, फिर उसकी कंप्लीशन डेट बताई, लेकिन वो किस दिन कॉन्फिडेंट हो गए थे ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल होगा, वो डेट भी बता दी आपको, 1st March 14. The drug has an estimated lifespan of 5 years. Time apportionment is used by D where applicable. ये क्या बकवास लिखी है टाइम apportionment? ये किसके लिए लिखी है जी? डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन के लिए. क्योंकि हम ये पढ़ के आए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में
कि कैसे अपना अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट कर रहा हो तो हम उसको कैपिटलाइज करना शुरू करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, और एक दफा जब डेवलपमेंट खत्म हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो हम उस एसेट को स्टार्ट अमोर्टाइजिंग, हम उस एसेट को अमोर्टाइज करना भी स्टार्ट करते हैं। और फिर उसमें हम मंथ पोर्शन का भी ख्याल रख रहे होते हैं, क्या ये कब कंप्लीट हुआ, कितने मंथ की अमोर्टाइजेशन होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी केयरफुली। What amount will D charge to P&L for development cost, including any amortization for the year ended 30th September 14? You have, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे प्लान करता हूं, मुझे डिफरेंट डेट्स में उलझाया हुआ है, तो मैं उसी को अपना बेस बना लेता हूं। सबसे पहले आपको क्या डेट दी हुई है, 1 Jan 14 आपकी स्टार्ट डेट दी हुई है, इस दिन आपका वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। देखो अगर एग्जामिनर आपको डेवलपमेंट स्टार्ट का बोले तो आपने यकीन नहीं करना, डेवलपमेंट का कुछ क्राइटेरिया है वो आपने मीट करना, तो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे ना। अगर उसने बोल दिया कि डी कमेंस डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रोड्यूस अ न्यू, तो अगर उसने इस डेट पे बोला डेवलपमेंट शुरू हो गई है, तो आपने यकीन नहीं कर लेना, IAS 38 को भी फॉलो करना है। आप ईयर एंड डेट मेंशन कर दो, दैट इज 30th September 14, यहां तक डन। वो डेवलपमेंट कॉस्ट को तो उस दिन से कैपिटलाइज करना शुरू किया जाता है जिस दिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट हो जाए, यकीन आ जाए कि ये हमारा वाकई हमारा जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा सक्सेसफुल होगा। वो कुछ सक्सेस डेट दी हुई आपको, कौन सी डेट दी हुई है, 1 March 2014। फिर उसके बाद ईयर एंड को दफा करो, ये कंप्लीट कब हुआ है जाके, 30th June। अब एक बात बताओ, माशाल्लाह खुद सारे समझदार हैं, बेशक उसने लिखा था कि 1 Jan 14 को उसने डेवलपमेंट स्टार्ट की, डेवलपमेंट का वर्ड था, लेकिन क्या हम इसको डेवलपमेंट कंसीडर करेंगे? हालांकि हमें क्लियरली बताया कि इस दिन जाके वो उस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बारे में कॉन्फिडेंट हुए थे। इसका मतलब कि ये जैन फैब कितने मंथ्स हुए, ये आपके 2 मंथ्स, ये आपके जैन एंड फैब ये 2 मंथ्स, ये आपका 2 मंथ्स किस में चला जाएगा, रिसर्च में चला जाएगा। फिर इफेक्टिवली जिस दिन से कॉन्फिडेंट हुए उस दिन के बाद इस दिन से सक्सेस का यकीन आया आपको, तो ये कितने मंथ्स बन रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जून, कितने मंथ्स बन रहे हैं, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स वाला आपका क्या एरिया है, डेवलपमेंट। अब मैं अगर वैल्यूज की बात कर लूं, 2 मंथ्स इनटू हर महीने का खर्चा कितना था दिया हुआ है आपको, 4,000 40,000, ये कितनी अमाउंट हो गई आपकी, 80,000। रिसर्च कॉस्ट कहां पे जानी चाहिए, P&L में। आगे सुनो, डेवलपमेंट 4 महीने की हुई, तो 4 इंटू कितना हो गया, ये एक दफा जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई 30th June को, तो भाई आप फिर डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक के अमोर्टाइजेशन स्टार्ट करोगे। तो इसके बाद ये कितने मंथ्स हैं, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीने की आपको क्या लेनी है, डेप्रिसिएशन, और वी कैन से इट अमोर्टाइजेशन। वो कितनी वैल्यू होगी, 160,000 डिवाइडेड बाय कितनी लाइफ थी, 5 ईयर। मैं ईयर्स में काम करूं या मंथ्स में ले जाऊं बात को, तो इसको मैं क्या करूंगा, 5 इंटू 12, 5 साल 12 महीने 60 महीने हो गए। मुझे कितने मंथ्स की अमोर्टाइजेशन चाहिए, तो जरा बता दो 3 मंथ्स की कितनी हो गई, 8,000। अब ये 8,000 भी कहा जाएगा P&L में, इन दोनों को एडअप कर लो, दैट करेक्ट अमाउंट इज 88,000। नाउ कॉपी इट। क्वेश्चन 5 हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, ये IAS 17 का क्वेश्चन है, लीजिस का। अब लीजिस IAS 17 में नहीं डील किए जाते बल्कि IFRS 16 है लीजिस के लिए। तो क्वेश्चन 5 को हम इग्नोर करके मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 6। रिक्वायरमेंट, व्हाट इज F trade receivable collection period as at 30th September 14? दोबारा पढ़ लो, व्हाट इज F trade receivable collection period as at 30th September 14? ये रिसीवेबल डेज का फॉर्मूला माइंड में आता है, रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू 365, या रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल नहीं है तो तमाम सेल कंसीडर कर लो, रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स इनटू 365 या 12, या जिस तरीके से भी हफ्तों में आंसर होगा, वीक्स में आंसर होगा तो मल्टीप्लाई बाय 52, मंथ्स में होगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 XYZ। लेकिन अब जरा सिनेरियो पढ़ोगे तो बिल्कुल ही आपका माइंड वाइप आउट हो जाएगा, ये पूछ के आ रहा है अल्लाह हमसे, ये रिक्वायरमेंट पढ़ के तो हमें समझ में आता है कि हमें फॉर्मूला लगाना है। अब आगे देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन
or calculated from F's financial statement for the year ended 30th September 14. F cash cycle at 30th September 14 is 70 days. या अल्लाह, हमने क्लास में तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, तो भाई क्लास में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ने की होती, वो एंड में इसी तरीके से पढ़ी जाती। अगर आपको अगर कैश साइकिल का पता हो तो कैश साइकिल को अदर वर्ड्स में क्या नाम दिया जाता है? कैश साइकिल लिखिएगा अपने पास इस तरीके से, या वर्किंग कैपिटल साइकिल। आपने क्या नाम दिया था? सही है। कैश साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है? इफ यू पीपल रिमेंबर, इसमें रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेबल डेज, तो आ जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब हमें ये दिया हुआ है एफ कैश साइकिल एट 30 सितंबर, कितने दिन का दिया हुआ है? 70। और रिक्वायरमेंट में हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपसे कितने दिन का होना चाहिए रिसीवेबल डेज। आगे बढ़ते हैं सवाल। इन्वेंट्री टर्नओवर इज 6 टाइम, ईयर एंड ट्रेड पेबल्स आर दिस, परचेजेस ऑन क्रेडिट दिस, कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द ईयर 1.8। जरा फाइंड कर लो और यहाँ पे प्लेस कर लो चीजों को जल्दी से। रिक्वायरमेंट में तो वो रिसीवेबल डेज पूछ रहा है, लेकिन इसमें जो इन्वेंट्री डेज प्लस करने हैं, जो पेबल डेज माइनस करने हैं, और इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल साइकिल 70 डेज का होगा, ये चीजें कहां से पैदा करें? इन्वेंट्री डेज दिया हुआ है सवाल में, लेकिन फाइंड कर सकते हैं। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है 6 टाइम। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब पूरे साल में 6 दफा इन्वेंट्री बनी बिकी। अब रिवर्स वर्किंग कैसे करेंगे? 365 डिवाइडेड बाय 6 टाइम। इन्वेंट्री डेज कितने आ गए जी आपके पास? 61। इसको यहां प्लेस कर दो। पेबल साइकिल, पेबल डेज कैसे आएंगे? फॉर्मूला क्या होता है? पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस। दोनों चीजें दी हुई आपको पेबल्स दिए हुए आपको परचेजेस दी हुई है और ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं। ये तो हम ये सिंपल ये 230 डिवाइड बाय 2 मिलियन, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि 230 डिवाइड बाय 2000। आखिरी वाली चीज किसी काम की नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल, राइट? कितने डेज आ रहे हैं जी? 42 डेज आ रही है। इस 42 को यहाँ प्लेस कर लो। कोई एक्स वैल्यू यहाँ पे प्लस हुई होगी 61, माइनस हुई होगी 42, तो क्या आया होगा आपका? 70 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल आया होगा। वर्क बैक करते हुए जो माइनस हुआ उसको ऐड बैक कराओ, और जो ऐड हुआ उसको माइनस करके इस वैल्यू तक आ जाए। कितने दिन आ रही है? 51 डेज आ रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Now move towards the next question is about IS 8. Requirement question किया जी कि which of the following would be a change in accounting policy? Remember the examples? Change in accounting policy. Depreciation को पहले हम cost of sale में चार्ज करते थे, depreciation को मैं admin expense में चार्ज करना शुरू हो जाऊं। ये किसी इसकी एग्जाम्पल है change in policy, right? पहले एसिड की लाइफ थी 10 साल, अब एसिड की लाइफ होगी 7 साल। ये चेंज इन पॉलिसी है, चेंज इन एस्टिमेट है, एस्टिमेट का चेंज है। तो मैंने जब आपको आईएस8 रिसेंट क्लासेस में पढ़ाया था, तो हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने डिस्कस करी, और फिर एक और चीज भी डिस्कस करी थी आईएस8 में रहते हुए कि पॉलिसी के चेंज को कोशिश करके रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाता है, और एस्टिमेशन के चेंज को प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाता है। ये प्रोस्पेक्टिवली का मतलब कि अगर आज चेंज हो रहा है तो अगले सालों में चेंज आएगा। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब अगर पॉलिसी चेंज हो तो पिछले साल के अकाउंट्स को भी रीस्टेट करके उसका इंपैक्ट लिया जाए। यहां तक डन? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद IS8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स। A, adjusting the financial statement of a subsidiary prior to consolidation as its accounting policies differ from those of its parents. क्या ये चेंज इन IS8 अप्लाई हो रहा है क्या यहाँ पे? B, a change in reporting depreciation charges as cost of sale rather than as admin expenses. Yes. अभी भी एग्जांपल बताई कि अगर मैं प्रेजेंटेशन चेंज कर दूं, पहले मैं एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड करता था, अब मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करूं, या कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करता था, अब मैं इसको डेप्रिसिएशन का एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड करूं, तो ये मेरा चेंज इन पॉलिसी। नंबर सी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रेदर देन स्ट्रेट लाइन। तो भाई ये किस चीज का चेंज है? एस्टिमेशन का चेंज।
reducing the value of inventory from cost to net realizable value to a valid adjustment even after the reporting date. तो भाई ये किस चीज का चेंज है? ये एस्टिमेशन है कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए, अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्री की ईयर एंड पे वैल्यू कितनी IS2 अप्लाई हो रहा है। याद क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन इज बी कि हम चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन को पहले रिपोर्ट करते थे एज कॉस्ट ऑफ सेल, अब हम इसको एज अ कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करें रेदर देन एज एडमिन एक्सपेंस। पहले एडमिन एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते थे, अब इसको हटा के हम कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग में लेके जाएंगे। अगर इस तरीके से हम चेंज करेंगे दैट इज चेंज इन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट, what would be the cost of sale in V's consolidated statement of profit and loss for the year ended 30th September 14? What would be the cost of sale in V's consolidated statement of profit or loss for the year ended 30th September 14? ये मुझे कंसोलिडेशन के नाम से समझ में आ गया कि भाई ये कोई IFRS 3 IFRS 10 की इंप्लीकेशन होंगी, पेरेंट सब्सिडियरी से रिलेटेड कोई डाटा दिया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। On 1st Jan 14, we acquired 80% of the equity share of G. Extracts of their statement of profit and loss for the year ended 30th September 14. कितने मंथ्स पहले एक्विजिशन हुई है? 9 मंथ्स। इन दोनों डेट्स को देखोगे तो 9 मंथ्स। ये V का रेवेन्यू बता रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल, और ये G की रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स फ्रॉम V टू G, V कौन सी कंपनी थी? पेरेंट टू सब्सिडरी। Throughout the year ended 30th September 14 has consistently been 800 per month. Done? 800 per month. V's made a markup on cost of 25% on these sales. G had 1.5 million of these goods in inventory at 30th September 14. Now read the requirement again and attempt this question. Requirement पढ़े, what would be the cost of sale in V's consolidated profit and loss? कंसोलिडेटेड P&L में कॉस्ट क्या जानी चाहिए? भाई मुझे एक चीज पता है, जब कंसोलिडेटेड P&L बनती है तो वो दोनों के लिए बनती है, पेरेंट के लिए भी, और हमें सिर्फ उसके बारे में, कौन सी रो के बारे में क्वेश्चन है? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एक तो पेरेंट की सेल्फ कॉस्ट आती है। पेरेंट की पूरी कॉस्ट पूरे साल की कितनी दी हुई है? 51। फिर हमने कहा था सब्सिडी की कॉस्ट भी एडअप की जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ एक्विजिशन। तो सब्सिडी की सेल्फ कॉस्ट कितनी है? 26,000 इनटू एक्विजिशन किए हुए कितने मंथ्स हुए? 9/12। फिर हमें एक और चीज भी पता है, ये पूरा चक्कर दिया हुआ हमें इंटर कंपनी सेल परचेज का, और इस पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एलिमेंट भी है। वो वर्किंग कैसे करेंगे वो जरा समझिएगा। हर मंथ कितने की सेल हुई है? 800। अभी तक कितने की सेल हो चुकी होगी टोटल? 70-200 की। अगर SCP का आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो मैं हमेशा लिखता था SCP मार्कअप के कॉन्सेप्ट में, मार्कअप है ना जी, मार्कअप के कॉन्सेप्ट में सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पे? कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 25%। टोटल सेल वैल्यू जो 7200 है ये एक्चुअली इन परसेंटेज 125% है। कॉस्ट कितनी आ गई? 5760, और प्रॉफिट कितना आ रहा है जी? 144। लेकिन आगे कुछ बता रहा था ना कितना ईयर एंड में बाकी है, वो कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि जी हैड 1.5 मिलियन ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री। तो टोटल गुड्स कितनी थी? रिमेनिंग 1500 फ्रॉम अ टोटल ऑफ 7200 इनटू 1440 टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कितनी अमाउंट आ रही है? 300। तो एक तो मुझे पता है कि इंटर कंपनी सेल परचेज में से परचेजेस माइनस होंगी, तो कितना माइनस कर दूं? 70-200। और हमें एक चीज पता है कि जब आपका ये इसकी एंट्री क्या बनती है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डेबिट 300 और इन्वेंट्री क्रेडिट। और हमें यह भी पता है कि जब इन्वेंट्री क्रेडिट होती है तो कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होती है, कॉस्ट, तो कॉस्ट बढ़ा लो 300 रुपए से। इस पूरे स्टेटमेंट को सॉल्व करके बता दो आंसर क्या आ रहा है आपका? 63.8। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो, अगर आ गया है तो कॉपी करो। क्वेश्चन 9 छोड़ दें क्योंकि ये किसके बारे में? हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। 10 पे आ जाए।
हाँ ये आ गया ना शुरू के जो चैप्टर्स 1 2 जो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पस ऑफ आईएएसबी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है? सोचो पढ़ो डिसाइड करो। पहला कह रहा है कि जी टू असिस्ट आईएएसबी इन द प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ आईएफआरएस। क्या ये आईएएसबी का है काम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का? हाँ है भाई। असिस्टेंस, वो याद है डायग्राम पढ़ाई थी वो, जिसमें कुछ ऐसे एरो से, कुछ ये एरो से और कुछ ये एरो से। जी जी बिल्कुल, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी पढ़ा था और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी। तो भाई आईएएसबी का मेन काम ही क्या बनाना है? टू असिस्ट ऑडिटर्स इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद आईएफआरएस। Which of the, दोबारा पढ़ लो, which of the following is not a purpose of IASB conceptual framework? बीइंग एन ऑडिटर, सोचो आप अपना जो भी ऑडिट का काम कर रहे हो अपने हिसाब से कर रहे हो या कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बेस पे सारा काम हो रहा है? ये भी काम है इसका। नंबर थर्ड, टू असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स नॉट कवर्ड बाय एन एग्जिस्टिंग आईएफआरएस। अभी ऊपर वाला आपको आईएफआरएस एक बताया था कि भाई लीजेस पहले था अब नहीं है, पहले आईएएस 17 था लीजेस के लिए, अब लीजेस के लिए आईएफआरएस 16 है। ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ चीजें उसमें कवर नहीं हो रही थी या कुछ ऐसी प्रैक्टिस थी जो हर कंट्री में फॉलो नहीं हो सक रही थी, क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में एक जैसा फॉलो किया जाता है। तो इसको रिवाइज करना भी, खत्म करना, नया इंट्रोड्यूस करना भी इन्हीं का काम है। तो थर्ड वाला भी इसका काम है, पर्पज है, टू असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स नॉट कवर्ड बाय एन एग्जिस्टिंग आईएफआरएस। आपकी मैंने एग्जांपल दिया है 17 में लीजेस में कुछ एरियाज कवर नहीं हो रहे थे, अब उसको खत्म करके आईएफआरएस 16 इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये किसका काम है? आईएएसबी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का। लास्ट कह रहा है करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन डी ही है। कह रहा है टू बी अथॉरिटेटिव वेयर अ स्पेसिफिक आईएफआरएस कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कह रहे कि अथॉरिटी है जी आईएफआरएस को कि जब कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके स्पेसिफिक आईएफआरएस से आपका कॉन्फ्लिक्ट करे तो ये अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है भाई, ये इसका कोई मतलब ये पर्पस नहीं है। पर्पस होता है कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, रेजोल्यूशन की तरफ जाना। अथॉरिटेटिव कोई चीज नहीं है। नंबर 11, एसोसिएट कंपनी याद है? आईएस 28। An associate is an entity in which an investor has, ये पढ़ा ना, ये वर्ड मैंने नहीं बताया था, मैंने सिर्फ इतना बताया था कि वो कंपनी जिसमें आपकी शेयर होल्डिंग 20 से 50% हो तो वो आपके लिए एसोसिएट होती है। और 20 से 50% को किससे देखा जाता है? उसको क्या नाम दिया जाता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और 50% अबव को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहा जाता है या कंट्रोल कहा जाता है? कंट्रोल कहा जाता है। तो सब्सिडरी के लिए कंट्रोल का वर्ड होता है और एसोसिएट के लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। An associate is an entity in which an investor has significant influence over the investee. Which of the following indicates the presence of significant influence? Decide. कह रहे कि an associate is an entity in which an investor has significant influence over the investee. Okay, fine, सही बात है। फिर आगे पूछ रहा है कि which of the following indicate या indicates, मतलब एक ऑप्शन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, the presence of significant influence। कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में significant influence लग रहा है आपको? तो करेक्ट ऑप्शन आपका है जी ए 1 और 2। कैसे? जरा डिवाइड करना, 330 को डिवाइड बाय 1500, 20 मोर देन 20%। आ गया सिग्निफिकेंट? तो ये है द इन्वेस्टर हैज रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टी। मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन लिखा है या सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लिखा है? रिप्रेजेंटेशन लिखा है, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। जो बंदा बैठा होगा वो भी अपनी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मनवा सकता है, लेकिन प्योरली अपनी नहीं मनवा सकता। वो कौन लोग कर सकते हैं? जिनके पास कंट्रोल होता है, सब्सिडरी वाले। ये भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है भाई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बंदा बैठा है, वो आप इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग। द इन्वेस्टर यानी कि जिसने पैसा लगाया है इज एबल टू इंसिस्ट, ये वर्ड मुझे सूटेबल नहीं लगा, is insist that all, ये insist छोड़ दो, that all the sale of the investee are made to the subsidiary of investor। मैंने एक कंपनी में 22% की शेयर होल्डिंग ली है, 20 से ऊपर की ली है, मेरी वो एसोसिएट बन गई। अब मैं उसको बोल रहा हूँ नहीं तुम अपनी सारी की सारी सेल एक्स कंपनी को करो, ऐसा कर सकता हूँ मैं इंसिस्ट कर सकता हूँ ना? डिसीजन मेकिंग थोड़ी कर सकता हूँ मैं।
द इन्वेस्टर कंट्रोल, ये कंट्रोल का वर्ड ही हमारे लिए हजम नहीं हो रहा हमें, क्योंकि ऊपर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसोसिएट कंपनी के बारे में। एसोसिएट के लिए तो ये वर्ड होता है सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, कंट्रोल का वर्ड तो सब्सिडियरी के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट। Requirement: the consolidated financial statement are presented on the basis that companies within the group are treated as if they are a single economy। हम यही assume करके चल रहे होते हैं ना कि अलग अलग कंपनीज नहीं है, consolidation purposes के लिए ये एक single company। Which of the following are requirement of preparing group accounts? क्या क्या हमें चाहिए होता है ग्रुप अकाउंट देख बनाते वक्त, हमें क्या चीजें कंसिडर करने की होती हैं। वन में कह रहे हैं कि जी ऑल सब्सिडरीज मस्ट अडॉप्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ पेरेंट। ये कोई कसम थोड़ी है कि भाई अगर पेरेंट सब्सिडरी तो उनकी पॉलिसी सेम। subsidiaries with activities which are substantially different to the activities of other members of the group should not be consolidated। या नहीं, ये कैसी बकवास बात है। कह रहे हैं कि अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है पेरेंट, और अगर कोई इसकी सब्सिडरी सीमेंट फैक्ट्री, बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस है ना, सब्सटेंशियली डिफरेंट एक्टिविटीज है इनकी, अगर ये पेरेंट सब्सिडरी है तो इनके कंसोलिडेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा पढ़ के आए कहीं पे? नहीं। इररिस्पेक्टिव को किस भी बिजनेस में है, अगर वो शेयर्स एक्वायर किए हैं तो आपकी कंसोलिडेशन तो हो क्या रहेगी, ये नहीं हो सकता। नंबर 3, ऑल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन अ ग्रुप शुड नॉर्मली बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम अकाउंटिंग ईयर एंड प्रायर टू दी। हाँ, ये हो सकता है, ये करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि सबका ईयर एंड सेम हो, ताकि आपकी कंसोलिडेशन करते वक्त भी आपको आसानी हो। आप जब ऑडिट के पेपर में जाएंगे वहां पे एक टाइम अलाउड होता है कि भाई कितना डिफरेंट हो सकता है, कितने मंथ्स का डिफरेंस हो सकता है अकाउंटिंग ईयर एंड में, 2 to 3 मंथ्स, वेरी राइट। लेकिन स्टिल आप उनको भी कंसोलिडेट कर सकते हो। लेकिन आज बेहतर क्या होता है कि आप नॉर्मली उन सबका सेम अकाउंटिंग ईयर एंड पे पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ताकि कंसोलिडेशन करते वक्त आपकी ईयर एंड डेट चेंज ना हो। तो ये जरूरी है देखना। फिर आगे कह रहे हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विद इन द ग्रुप मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड, वेरी राइट, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट पढ़ें जी। अस्सलाम वालेकुम। कह रहे जी कैडी ग्रुप एक्वायर्ड 240 ऑफ अगस्त 800 इक्विटी शेयर्स। तो कितने एक्विजिशन की? 240 डिवाइड बाय 800 इंटू 100, कितने शेयर्स एक्वायर किए? 30%। सही है। तो 30% वाली कंपनी कौन सी होती है जी? एसोसिएट, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और हर शेयर कितने पे एक्वायर किया? फॉर 6 पर शेयर ऑन 1 अप्रैल 14, राइट। तो हमने अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखनी हो तो 240 शेयर्स खरीदे और हर शेयर पे दिया हमने 6, कितने हो गए ये टोटल? 1440। अगस्त प्रॉफिट फॉर द टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 14, कितने मंथ्स हुए एक्वायर किए हुए? तो दोनों को अगर देखा जाए तो 6 मंथ्स हो गए। was 400,000 and it paid an equity dividend of on 20th September 14 of 150। अब पूछ क्या रहा आपसे? On the assumption that August is an associate of Caddy, हम वैसे भी देख चुके हैं कि associate ही है ये। What would be the carrying amount of investment in August in the consolidated statement of financial position at 30th September, जो कि year end date है। अगर आपको याद हो तो IAS 28 का कहना ये है कि आप अपनी इक्विटी को किस पे रिकॉर्ड करो? इक्विटी मेथड ऑफ, आप अपनी एसोसिएट को किस पे रिकॉर्ड करो? इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अब ये इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज होती है? हम पढ़ के आए थे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इसमें ऐड कर दो शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो हम ऊपर फाइंड करके आए, दैट इज 1440। इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे लेना है। पूरे साल का प्रॉफिट कितना था उसका? 400। क्या ये सारा हमारा? सिर्फ 30% हमारा। लेकिन ये कितने मंथ्स का लेना है? 6 मंथ्स। कितनी आ गई वैल्यू? 60। ये टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 1500। फिर आपको एक और अगर चीज याद हो तो डिविडेंड भी तो माइनस करना होता है, क्योंकि ये इंटरा कंपनी यानी कि अपनी ही सब्सिडरी से डिविडेंड हमें मिला। तो वो डिविडेंड कितने का मिला? टोटल डिविडेंड कितना माइनस किया था? लेस डिविडेंड। 150 का अगर टोटल डिविडेंड दिया है तो उसमें से 30% हमें मिला होगा।
कितनी अमाउंट आ गई है 45, ये माइनस किया, डिफरेंशियल अमाउंट इज 14, करेक्ट ऑप्शन इज ए। सही जी, आगे बढ़े, ये कॉपी कर लें फिर आगे बढ़े, अगला सवाल पढ़ें कि ऑन 1 अक्टूबर 13, रिक्वायरमेंट पढ़ो सबसे पहले। इन अकॉर्डेंस विद IAS 33 EPS व्हाट इज एच डाइल्यूटेड, कौन सी डाइल्यूटेड, कौन से अर्निंग डाइल्यूटेड पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 14, 30 सितंबर 14, और ये किस दिन का डेटा दिया हुआ हमें 1 अक्टूबर, पूरे एक साल 12 महीने पहले का। डाइल्यूटेड EPS का रीजन क्या होता है? आज जो शेयर इशू हो रहे हैं या वो शेयर्स जो फ्यूचर में इशू होंगे, फ्यूचर में इशू किस वजह से हो सकते हैं? कन्वर्टेबल लोन नोट्स, कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या शेयर ऑप्शंस, या वारंट्स की वजह से। और अगर आपको याद हो तो पीएटी में इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेट को एड बैक करवाया जाता है और डिवाइड बैक किया जाता है वेटेड एवरेज शेयर्स, लेकिन उस वेटेड एवरेज शेयर में एड अप करना है कि फ्यूचर में कितने शेयर इशू हो सकते हैं। याद है डन? अब ये बातें माइंड में रख के सवाल पढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 13, H had 2.5 million of equity shares of 50 cents each in issue. एग्जिस्टिंग शेयर बता रहे हैं। नो न्यू शेयर वर इश्यू ड्यूरिंग द ईयर। ओके फाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस साल में कोई शेयर इशू 30 सितंबर 14 में कोई शेयर इशू नहीं हुए, बट ऑन दैट डेट देयर वाज आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शंस, आउटस्टैंडिंग शेयर ऑप्शंस टू परचेज 2 मिलियन इक्विटी शेयर्स एट 1.2 ईच। रिमेंबर, बिल्कुल IAS 33 मेरे ख्याल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि भाई शेयर ऑप्शंस या वारंट्स में ये वो शेयर्स होते हैं जो हम अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को एक वो दे रहे होते हैं, ऑप्शन दे रहे होते हैं कि भाई एक्स कंडीशन मीट कर लो, आपको इतने फ्यूचर में शेयर मिलेंगे और सस्ते पे मिलेंगे मार्केट वैल्यू से। फिर हम उसके बारे में पढ़ के आते थे कि उसमें हम ब्रेक किया करते हैं कि कितने आपके मार्केट वैल्यू पे इशू होंगे, कितने फ्री ऑफ कॉस्ट का इम्पैक्ट है। फिर एक और चीज भी पढ़ के आए थे कि उनमें जो आपका फ्री वाला इम्पैक्ट है उसको आज की डेट से इंकॉर्पोरेट करना होता है, और जिसमें राइट वाला इम्पैक्ट है, कैश वाला इम्पैक्ट है, वो उस वक्त तक नहीं करना जब तक आपको एक्चुअल कैश ना मिले। अगर आपको ये बातें याद हो तो आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और नहीं समझ में आ रहा तो खोल के देखिए हमने कहाँ ये सीखा। ये एमसीक्यू अटेम्प्ट करने से पहले एक दफा इस चीज को पढ़ते हैं। शेयर ऑप्शन या वारंट में हमने बात की थी कि ऑप्शंस ग्रांटेड लोअर देन मार्केट वैल्यू टू एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स विद सर्टेन कंडीशन अटैच्ड। फिर हमने कहा था कि हम ये जो लेस देन मार्केट वैल्यू पे जो अपने डायरेक्टर्स को फ्यूचर में शेयर इशू करेंगे तो इनमें हम इम्पैक्ट देखेंगे कि फुल मार्केट वैल्यू कितने शेयर्स हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कितने शेयर्स होंगे। और फिर हमने इसमें पढ़ा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो बोनस शेयर्स का इम्पैक्ट है उसको आज की डेट से इंकॉर्पोरेट करना है, और जो फुल मार्केट वैल्यू जिसमें कैश का इम्पैक्ट है उसको उस दिन तक इंकॉर्पोरेट नहीं करता जिससे ये मिले ना आपको। देखिए ऐसा एक सवाल हमने अटेम्प्ट किया था जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग ऑप्शन थे, जैसे इस सवाल में आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस की वजह से हमने कहा था कि हम कितने पे इशू करेंगे 1.7 पे, और हालांकि मार्केट वैल्यू उस दिन क्या थी 1.8 थी। अर्निंग फॉर द ईयर आपको दी हुई थी और आपसे बोला था कि भाई डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट करो। बिल्कुल मोर और लेस ऐसे सवाल है। अब एक और चीज नोट करो, जब हमने डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट की थी तो 220 जो प्रॉफिट था उसमें हमने नील रखा था, कॉस्ट ऑफ डेट ऐड नहीं करवाया था। वो क्यों नहीं ऐड करवाया था? बिकॉज दीज आर शेयर ऑप्शंस या वारंट्स, तो शेयर वगैरह पे कॉस्ट ऑफ डेट नहीं आता। प्लस सॉरी, इसमें डिवाइड किया था हमने एग्जिस्टिंग शेयर प्लस वो शेयर जो बोनस का इम्पैक्ट है। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन इस क्वेश्चन पे अप्लाई करो और जरा आंसर बताओ। अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करूँ, पूरे साल का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 155 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट कितनी, क्यों नील? बिकॉज दीज आर शेयर ऑप्शंस पे कॉस्ट ऑफ डेट नहीं होती, डिवाइडेड बाय ऑलरेडी शेयर कितने इशू हुए हैं, कितने जी 5। तो कैसे पता चला 5000? ये डन, इसको डिवाइड करा के टोटल कितने आ गए 5000 प्लस ये बोनस शेयर्स कैसे आएंगे? बोनस शेयर्स में आप कितने शेयर्स फ्यूचर में इशू करोगे 2 मिलियन इक्विटी शेयर कितने में इशू करोगे, और हालांकि मार्केट वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा कि 2 मिलियन बोले तो 2000 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 3, हम इशू कितने पे करेंगे 3, बोनस का इम्पैक्ट कितना है 3 में से 1.2 तो हम कैश ले लेंगे, बाकी बोनस का इम्पैक्ट आ जाएगा। कितने शेयर आ गई है 1200। इस पूरे को अगर सॉल्व कर लूं तो डाइल्यूटेड EPS कितनी आ गई
0.25, करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब आ रहे सवाल समझ में आहिस्ता आहिस्ता, गुड। Question 15. Although the objective and purpose of not-for-profit entities are different from those of commercial entities. Remember आपकी बुक में एक चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट, लास्ट में अगर आपने स्टडी टेक्स्ट देखा हो, मैंने जिक्र तक नहीं किया और किसी ने पूछा तक नहीं, आपकी ड्राइव पे भी पड़ी है ना बुक एंड किट। अगर किसी के वो बुक किट नहीं है तो भाई वहां से देख लें, एक नॉट फॉर प्रॉफिट का चैप्टर आपको कहीं ना कहीं उसका एक दफा गो थ्रू कीजिएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता। तो कोई तो ऑब्जेक्टिव होता होगा उनका, वो क्या ऑब्जेक्टिव है वो आपने पढ़ना है, मैं तो बता दूंगा फिर भूल जाएंगे। देखो एक पूरा चैप्टर मैंने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया, वो आपने पढ़ना है आज की डेट में, सारे पढ़ लेंगे भाई, एक 10 मिनट लगेंगे आपको मैक्सिमम, पक्की बात है। ऑल्दो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड पर्पस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, प्लीज साइलेंट कर दीजिएगा जिसका भी है सेल्फ। Although the objectives and purpose of not-for-profit entities are different from those of commercial entities, the accounting requirements of not-for-profit entities are moving closer to those entities to which IFRS apply. कह रहे कि हालांकि इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता, लेकिन इनकी IFRS की रिक्वायरमेंट मोर और लेस सेम होती जा रही हैं टू दोज ऑफ कमर्शियल एंटिटीज। रिक्वायरमेंट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग IFRS रिक्वायरमेंट वुड नॉट बी रेलिवेंट टू अ नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। कौन सी इनमें से रेलिवेंट नहीं है? प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये रेलिवेंट है। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटलाइज टू अ फाइनेंस लीज, जी अगर एसेट लिया तो आप देखो किसके लिए कैसे नहीं लिया उसकी रिक्वायरमेंट, ये इनकी वो नहीं है भाई, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, शेयर्स होती नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट है ना, सही है। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बन गया? सी। डिस्क्लोजर ऑफ नॉन एडजस्टिंग, ये भाई ये तो करना है आपने, अगर कोई ऐसा इवेंट हो गया नॉन एडजस्टिंग टू, अगर उसका इम्पैक्ट ज्यादा तो आप उसको डिस्क्लोज तो करो, करना ज्यादा क्लियर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन 16, ये आ गया जी इम्पेयरमेंट, IAS 36 का क्वेश्चन है, जल्दी से आपको, आप ऐसे चैंपियन हो जो कि PNL का पूछा है इम्पेयरमेंट तो फौरन से माइंड में क्लिक हो जाए IAS 36 का क्वेश्चन। अब इधर सोचो, IAS 36 आते ही माइंड में आ जाए कि आप अपने एसेट को रिकॉर्ड करोगे ओवर दी, सॉरी इम्पेयरमेंट किस वक्त आती है? जब आपकी नेट बुक वैल्यू ग्रेटर हो किसी से, रिकवरेबल अमाउंट से, तो समझो आपका इम्पेयरमेंट हो गया। फिर फौरन से अगली बात माइंड में आनी चाहिए कि रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ व्हाट? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। ये सारी स्ट्रक्चर आपके माइंड में रिक्वायरमेंट देखते साथ ही आ जाना चाहिए। अब सवाल पढ़ो, अटेम्प्ट करो। Are acquired are non-current asset on at a cost of useful economic life of and nil residual value. The asset had been correctly depreciated up to 1st October 2009 को लिया और किस दिन तक डेप्रिशिएट हो चुका? 30th September 2004। इफेक्टिवली कितने ईयर्स हो गए? 5 साल तक हर साल कितना डेप्रिशिएट हुआ होगा? कितना आज तक डेप्रिशिएट हो चुका होगा? 1 लाख का लिया था, लाइफ की 10 साल, आज तक 5 साल हो चुके, तो कितने का डेप्रिशिएट हो चुका? 50,000 की आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुकी होगी। मुझे किस दिन तक का ये चाहिए? 30th सितंबर पे मुझे इंपेयरमेंट बतानी है। 30th सितंबर तक की पहले बुक वैल्यू तो निकालो कितनी है। फिर एसेट था ₹1,00,000 का, आज तक कितना डेप्रिशिएट हुआ? 50,000, तो 50,000 की बुक वैल्यू आ गई। क्या बात समझ आ गई? आगे देखो, at the date the asset was damaged and an impairment review was performed on 30th September 14, the fair value of the asset less cost to sell was, and the expected future cash flow, यहां तक पढ़ लो अलग से। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी दी है आपको? and the expected future cash flow 85 per annum for the next 5 years. The current cost of capital is 10% and the 5-year annuity of $1 is at 10% would have a present value of, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर हर साल का कैश फ्लो सेम है
तो हम वहां पे एनवीडी फैक्टर यूज कर सकते हैं। और ये वैल्यू इन यूज में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो आनी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कैसे निकालेंगे? हर साल का कैश फ्लो है और वो है फिक्स वैल्यू का, कांस्टेंट वैल्यू का, 8500 पर एनम इनटू एनवीडी फैक्टर दिया हुआ आपको 3.79, कितनी वैल्यू आ गई है? 322। तो हायर ऑफ में रिकवरेबल अमाउंट कितनी लिख सकते हैं? 32215। अब देखो हमारी ये वैल्यू ग्रेटर है, किस चीज से ग्रेटर है जी हमारे पास? हमारी बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो इंपेयरमेंट कितने की आ गई फाइनली? करेक्ट ऑप्शन इज ए। ज्यादा क्लियर है? एक पूरा आईएएस एक 2 नंबर में इसने पूछ लिया आपसे। मेन क्रक्स यही था ना आईएएस का। आईएएस 36 में इसके अलावा है क्या? और कुछ भी नहीं है। कैश जनरेटिंग यूनिट की इंपेयरमेंट है, ये इनकम जनरेटिंग यूनिट की, जिसमें से बोला कि अगर आपका कैश जनरेटिंग यूनिट या इनकम जनरेटिंग यूनिट अगर इंपेयर हो, अगर किसी स्पेसिफिक एसेट को ऐसी इंपेयरमेंट, तो पहले उसको एलोकेट करो। फिर गुडविल की बारी आ जाएगी, फिर इंटेंजिबल्स की बारी आ गई, और बाकी एसेट्स पे फिर प्रो रेटा बेसिस पे अप्लाई किया जाएगा। इस आईएएस में ये 2 चीजें तो है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, T uses the formula, okay, क्या फॉर्मूला यूज करता है? ट्रेड रिसीवेबल एट ईयर एंड डिवाइड बाय रेवेन्यू फॉर द ईयर मल्टीप्लाई बाय, ये किस चीज का फॉर्मूला है? रिसीवेबल डेज का। ओके जी, ये फॉर्मूला यूज करता है, बड़ी अच्छी बात है। टू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग एवरेज इन डेज कस्टमर टेक टू पे, बिल्कुल सही करता है ना फॉर्मूला यूज। और इस फॉर्मूला से इसको पता क्या चलता है कि इसके कस्टमर कितने दिन में पेमेंट करते हैं। अब पूछ क्या रहा है हमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड not affect the correctness of the above calculation of the average number of days a customer takes to pay। पढ़ें, डिसाइड करें। कह रहे कि इनमें से कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करेंगे करेक्टनेस ऑफ कैलकुलेशन पे, जो कि ये हुई है कि हमने फाइंड किया कि कितने कस्टमर एवरेज डेज देता है पे करने। ट्रेंड एक्सपीरियंसेस कंसिडरेबल सीजनल ट्रेडिंग। सीजनल ट्रेडिंग का मतलब कि कभी सेल ज्यादा हो रही है, कभी सेल कम हो रही है, सेल ज्यादा हो रही है, रिसीवेबल ज्यादा बन रहे हैं, मे बी आपके रिसीवेबल डेज ऊपर नीचे। सीजनल ट्रेंड में सेल्स अगर कम हो रही है, रिसीवेबल कम बनेंगे, रिसीवेबल कम होंगे, तो मे बी हम उनको ज्यादा टाइम अलाउ करें या कम टाइम अलाउ करें, तो ये तो ट्रेंड आएगा, ये तो अफेक्ट करेगा आप। ट्रेंड मेक्स अ नंबर ऑफ कैश सेल थ्रू रिटेल आउटलेट्स, क्या ये अफेक्ट करेगा आपके रिसीवेबल डेज को? करेगा, बिल्कुल करेगा। बेशक अगर हमारी 100% सेल्स कैश पे आना शुरू हो जाए तो हमारे रिसीवेबल डेज अफेक्ट हो सकते हैं। पता नहीं, अल्लाह जाने, कुछ चेंज होगा फिर। सी में कह रहे हैं कि रिपोर्टेड रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड 15% ऑफ सेल वेयर एज सेल टैक्स वेयर एज अ रिसीवेबल डू इंक्लूड द टैक्स। फर्क पड़ेगा इससे? आपकी सही नहीं रिपोर्टिंग हुई हुई, किससे फर्क नहीं पड़ेगा? आपने कर दी। जिनकी आपने ये फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट याद है ना कि टू सेल योर रिसीवेबल, दो आपके हो सकते हैं, रिकोर्स फैक्टरिंग, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, राइट? तो उसकी वजह से आपके मतलब ये इम्पैक्ट नहीं करेगा हमारा। कैश तो जल्दी आएगा, लेकिन वो कैश विद रिकोर्स में, वो कैश एज हम क्या ले रहे होते हैं? लायबिलिटी, लोन ले रहे होते हैं, राइट? आईएएस 10 का सवाल है जी, which two of the following events which occur after the reporting date of a company but before the financial statements are authorized for issue are classified as adjusting event? ये adjusting की definition सही लिखी इसने यहाँ तक जी, adjusting की definition सही लिखी इसने यहाँ तक कि adjusting event वो होते हैं जो
आफ्टर रिपोर्टिंग डेट अकर हो लेकिन इससे पहले हो, ऐसे इवेंट्स को क्या नाम दिया जाता है? इन अकॉर्डेंस विद IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। कह रहे कि इसमें से बताओ दो कौन से हैं वो। और एडजस्टिंग इवेंट का मतलब वो इवेंट जिनका एविडेंस एग्जिस्ट करता हो, जिनका एविडेंस एग्जिस्ट करता हो रिपोर्टिंग डेट या ड्यूरिंग ईयर में। सी में क्या ऑप्शन आप कह रहे हैं कि 2 and 3 स्टेटमेंट चेक करते हैं। A change in tax rate announced after reporting date but affecting the current year tax liability। यार टैक्स रेट अनाउंस करना हमारे हाथ में है या गवर्नमेंट में क्या हाथ में? तो ये हमारे लिए कंट्रोलेबल फैक्टर है, अनकंट्रोलेबल है। हम सो कर उठते हैं, पता चलता है कि भाई टैक्स रेट बढ़ा हुआ है, ये कम हो गया, ये तो डेली बेस पे चेंज हो रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट। तो ये तो एडजस्टिंग इवेंट तो बेशक है, लेकिन इस साल में कह रहे हैं कि विच टू द फॉलोइंग इवेंट्स occur after the reporting date of a company but before the financial statement date are as adjusting events। कह रहे हैं कि बेशक ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को अफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये कंट्रोलेबल फैक्टर नहीं है, इसलिए एडजस्टिंग नहीं है, नॉन एडजस्टिंग है। द डिस्कवरी ऑफ अ फ्रॉड व्हिच हैड अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, वेरी राइट, ये एडजस्टिंग इवेंट है हमारे लिए क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हुआ। द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ एन आइटम प्लांट सोल्ड बिफोर द, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है कि अचानक से कैसे पता चला कि भाई एसिड बिक गया। और जब भी एसिड बिकता है तो वो पहले IFRS 5 में हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होता है। इसमें तो कड़ी नजर रखनी चाहिए कहीं बिक नहीं गया, अगर बिक गया तो आपने इग्नोर कैसे कर दिया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बाय फायर, क्या हमें पता था कोई आग लगने वाली है, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, financial statements represent transaction in words and numbers. To be useful, financial information must represent faithfully these transactions in terms of how they are reported। अब आगे रिक्वायरमेंट कह रहे कि which of the following accounting treatments would be an example of faithful representation। पढ़ो, डिसाइड करो। आप इस स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें बिकॉज ये IAS 17 से रिलेटेड है, समझो ये ऑप्शन में नहीं है, ये है ही नहीं हमारे। बाकी रहेगी 3, उनमें से डिसाइड करें कि कौन सी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। इंक्लूडिंग अ कन्वर्ट, बी से पढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग अ कन्वर्टेबल लोन नोट इन इक्विटी ऑन द बेसिस दैट होल्डर्स आर लाइकली टू चूज द इक्विटी ऑप्शन ऑन द कन्वर्जन। हम इस वजह से, जब वो याद है आपको कन्वर्टेबल लोन नोट इशू होता है, हम इसको इनिशियली इक्विटी और लायबिलिटी में ब्रेक करते हैं, तो क्या हम इसलिए ब्रेक कर रहे होते हैं कि बाद में ये हमारा कन्वर्ट हो सकता है? ये लाजमी IFRS ने बताया हमें, ये IFRS ने गाइडेंस दी, हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, गाइडेंस दी, हमें उसको फॉलो करना है। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो हम फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं वुड बी एन एग्जांपल ऑफ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल का मतलब ये है कि जहां पे हम नहीं भी फंस सकते लेकिन फिर भी हम वहां पे सही काम कर रहे हैं, वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर यहाँ पे हम इक्विटी और लायबिलिटी को ब्रेक करके रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये IFRS की रिक्वायरमेंट, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वैसे ही पकड़े जाएंगे ऑडिट में। करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल मुझे आवाज आई थी किसी की, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। डी रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर ट्रेड रिसीवेबल सोल्ड विद आउट रिकोर्स, पढ़ा है ना बाकी सबने? ये क्या होता है? 2 तरह के आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम है। फॉर द टाइमिंग कैश फ्लो मैनेज करने के लिए यू हैव 2 ऑप्शंस। आपको पता है यार आपके पास लाखों रुपए के रिसीवेबल्स हैं, लेकिन ये पैसा देंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। आपको इमीडिएट कैश अपना फ्लो मैनेज करना है, आप अपने रिसीवेबल को सेल कर सकते हैं थर्ड पार्टी को, बट देयर आर 2 अरेंजमेंट्स। डीरिकॉग्नाइजिंग फैक्टर ट्रेड रिसीवेबल सोल्ड विदाउट रिकोर्स, विद रिकोर्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब विदाउट रिकोर्स हो, विदाउट रिकोर्स में हम अपने रिसीवेबल को क्या कर रहे होते हैं? डी रिकॉग्नाइज। हम अपना कह रहे थे अब ये हमारा रिसीवेबल नहीं है, अब छोड़ो ये फैक्टर जाने वो जाने। अगर हम उसको स्टिल अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड करके बैठे रहे और वो फैक्टरिंग अरेंजमेंट छुपा ले, तो ये किसी IFRS की रिक्वायरमेंट थोड़ी है। अब एक बात बताओ, मैं जब फैक्टरिंग पढ़ा रहा था तो मैंने किसी IFRS का नाम लिया था वहां पे? जनरल अरेंजमेंट है। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हम छुपा दें
वो एग्रीमेंट ही हटा दें, ऑडिटर को पता नहीं चलेगा कि हमने किया क्या रिसीवेबल का। लेकिन हमने खुद ही शराफत से अपने रिसीवेबल को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, क्योंकि ये कौन से रिसीवेबल थे, विदाउट रिकोर्स, या विदाउट रिकोर्स का अदर वर्ड्स में नाम क्या दिया जाता है, नॉन रिकोर्स। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग अरेंजमेंट में मैंने कहा था रिसीवेबल को हम डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये काम करें तो हमारी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, वरना किसी आईएफआरएस ने हमें बाउंड नहीं किया हुआ ये काम करने, राइट। डी, ट्रीटिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एज पार्ट ऑफ इक्विटी इन दी स्टेटमेंट फाइनेंशियल। तो आप रिक्वायरमेंट आपकी कि आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी का पार्ट बना के फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करना है। ज्यादा क्लियर है? आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहे कि आई इज द कंपनी विच बायज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से मुझे फौरन क्या मान में, IAS 41 फ्रॉम होलसेलर सप्लाई, होलसेल सप्लायर्स फॉर रिटेल टू द जनरल पब्लिक। It is preparing its financial statement for year ending 30th September 14 and is considering its closing inventory. Closing inventory से मुझे क्या याद आया, IS2 याद आ गया। In addition to IS2 inventories, which of the following areas may be relevant to determining the figure to be included in its financial statements for the closing inventory? वो कौन सा IFRS है जो IS2 के अलावा आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए, जिसके बेस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? ये तो नहीं हो सकता, ये तो IAS वैसे ही हट गया, पुराना पेपर है ना ये, तो IAS कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की जगह आजकल क्या चल रहा है, 15, वो भी होता तो नहीं होता। IAS 16 तो वैसे ही नॉन करंट एसिड को डील करता है। एग्रीकल्चरल तो उस वक्त तक अप्लाई होता है जब तक वो हार्वेस्ट रेडी फॉर सेल हो जाए, रेडी टू गो हो जाए, अवेलेबल फॉर सेल हो जाए, तो IS2 अप्लाई होना शुरू हो जाता है, फिर IAS 41 का काम खत्म। लेकिन IS2 की इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते वक्त आपको ये ख्याल रखना पड़ता है, इवन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, कि आपकी वैल्यू कम हुई, ज्यादा हुई, ईयर एंड से पहले हुई, ईयर एंड के बाद हुई। रिक्वायरमेंट तो दोबारा पढ़ो, इन एडिशन टू IS2 इन्वेंट्रीज which of the following IFRS may be relevant to determine the figure to be included in its financial statement for closing inventories। अगर ईयर एंड के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री में कोई ऊंच नीच हो जाती है, वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है, क्या वो एडजस्टिंग इवेंट है नहीं है, उसका इम्पैक्ट लेना इस साल नहीं लेना, ये सारे का सारा कौन गाइड कर रहा होता है, IAS 10। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? एक ले लें 10 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद स्टार्ट करें।